हेलो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे थ्योरी के और 8-9 न्यूमेरिकल दिए थे। उसमें से 4 थ्योरी आपको बिठाने थे, 4 न्यूमेरिकल बिठाने थे और आपका स्कोर 50 के ऊपर मैं 2 दिन का गारंटी दे के गया था। चलो दोस्तों, आज देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वेरीफाई करता हूँ मैंने क्या बोला था ये करके जाओ, क्या छोड़ने को बोला था मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था एमसीक्यू मत करो, आने के चांसेस नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है। सो एमसीक्यू आने के बाद आपका सब पास होने वाले थे, इसलिए एमसीक्यू इस बार में इस सब्जेक्ट में नहीं पूछे गए। चलो मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन भी बता के देता हूँ। जो लोगों ने अभी इसमें आया, थ्योरी ज्यादा आया, मैंने बताया था सिमिलर वे में। थ्योरी 8 मार्क का आया, 40 मार्क का थ्योरी आया, 30 मार्क्स का ओनली न्यूमेरिकल आया। जो मैंने मार्किंग स्कीम दिया था, 6 मार्क के लिए थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल 8 मार्क के लिए आएगा। न्यूमेरिकल के 8 मार्क बनाने के लिए उन्होंने 2 मार्क का थ्योरी का एडिशन किया था। चलो मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन पेपर भी है अपने पास, आप क्वेश्चन पेपर रखो साथ में और वेरीफाई करो। मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ड्रॉ एक्सप्लेन सिंगल लाइन डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम यानी सिंगल लाइन डायग्राम, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टिव नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट स्टार टू डेल्टा यानी R12 R23 R31, ये आपको निकालने थे। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, फिक्स आया। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये भी मैंने बताया था। सुपरपोजिशन थ्योरम, ये भी मैंने बताया था, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट भी बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम का। यानी यहाँ मेरे 14 मार्क्स पूरे मिल गए, 14 मार्क्स के, क्योंकि ये दोनों 14 मार्क्स कंप्लीट आपके रेडी हो गए। ड्रॉ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विथ स्मॉल एयर गैप प्रोवाइडेड ऑन आयरन रिंग, ऑल्सो ड्रॉ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। यस, ये कंपैरिजन में, ये क्वेश्चन मैंने कंपैरिजन में दिया था, कंपेयर इलेक्ट्रिकल सर्किट विथ मैग्नेटिक सर्किट। उसमें आपका कंपेयर में मैग्नेटिक सर्किट का डायग्राम आता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट का भी डायग्राम आता है, तो ये क्वेश्चन भी इसका 2 मार्क का पार्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कुछ सर्किट पैरामीटर निकालो इन बोथ डायग्राम, राइट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। फ्लक्स का एक्सप्रेशन आपको लिखना था, मैग्नेटिक एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी आपको ऐड करना था, ये भी मेरे क्वेश्चन में से आया। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस यानी L N∅/I, ये सेल्फ इंडक्टेंस आपको पूछा था। सेल्फ इंडक्टेंस, कैलकुलेट फ्लक्स, अगेन उसके साथ एडिशन था, सेल्फ इंडक्टेंस 2 मार्क के लिए था, मगर यहाँ एनर्जी स्टोरी ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पूछा था आखिरी इसमें। सो ये टोटल मिला के 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आपको मेरे इसमें दिखाता हूं, जो क्वेश्चन आए थे। अभी चलो यूनिट पहले से स्टार्ट करता हूं। सिंगल लाइन डायग्राम, ये स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम जो होता है वो सिंगल लाइन डायग्राम हम उससे ही बनाते हैं। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको इतना लिखना था। इसके लिए 2 मार्क, दो ऐसा इसका वेटेज था। कंपोनेंट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, लाइंस, ये ट्रांसमिशन लाइन के मेजर कंपोनेंट्स है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड लाइंस। इसको आपको ईच बीट 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, आपने लिखा हो तो ये क्वेश्चन सिंपल था। मैंने बताया था इसको, स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम यानी सिंगल लाइन डायग्राम। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, करेक्ट एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, 6 मार्क्स इसमें मिलेंगे। डिफाइन यूनिलैटरल नेटवर्क, बायलैटरल नेटवर्क, मैंने ये क्वेश्चन दिया था मगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से दिया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी दिया था, मगर ये डेफिनेशन हमें 2 मार्क्स देके जाएगी। फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग लूप एनालिसिस। यस दोस्तों, ये न्यूमेरिकल काफी आसान है, उसका करंट आप सॉल्व करके आप वेरीफाई करो। ये आंसर आया होगा तो आप इसमें 6 + 2 ये मार्क ऐड कर लो, ये आंसर चाहिए। करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस ये आंसर चाहिए, यानी I2 8.627 एम्पियर। आसान था, इसको 2 मार्क, इसको 2 मार्क, इसको 2 मार्क और ये डेफिनेशन को 2 मार्क, ये आप या पूरा मार्क्स आप निकाल सकते हैं। स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम, यस 2 मार्क के लिए सिर्फ स्टेटमेंट देना था, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना था। फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, यस सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेम ही न्यूमेरिकल दिया है। किरचॉफ्स लॉ आप केवीएल लगाओ, सुपरपोजिशन लगाओ, आपका आंसर सेम आना चाहिए, एम्पियर। सो हम सुपरपोजिशन थ्योरम से एक सोर्स को एक्टिंग रखेंगे 120 वोल्ट को, दूसरी बार दूसरे सोर्स को एक्टिंग रखेंगे और हम करंट I' सिंगल एपोस्ट्रोफी निकालेंगे, I' निकालेंगे, दोनों का एडिशन होगा, डायरेक्शन डाउन साइड था, इसलिए ये करंट भी सिमिलर आ गया। तो हमारा ये दोनों के सारे क्वेश्चन इसमें लिखने लायक थे, 14 मार्क्स हो गए इसमें। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट विद पैरामीटर, यस मैंने कंपैरिजन में दिया था, मगर कुछ ना कुछ आपको 2 मार्क्स यहाँ मिलने के चांसेस थे। 4 को पूछा
तो मैं 2 मार्क्स पकड़ता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स फाई एमएमएफ अपॉन ऐसा रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ये आपको वेरीफाई करना था। इसमें फ्लक्स निकालने को बोला गया था। डिफाइन फाइंड फ्लक्स, एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, इट इज सिंपली रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स ओवर द रिलक्टेंस। अभी 2 चीजें दिया था हमें, एयर गैप भी दिया था और आयरन रिंग भी दिया था। इस हिसाब से 2 रिलक्टेंस आएंगे, तो एक्सप्रेशन था। इसको 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन था। ये भी क्वेश्चंस हम यहाँ कुछ मार्क्स निकाल सकते हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, यस सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन पूछा था, सिर्फ डेफिनेशन और इक्वेशन, आप इतना इक्वेशन भी लिख देते, आप 2 मार्क्स मिला सकते थे। उसके बाद अगला था बिट था डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव कॉइल यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो सेम डेरिवेशन था, घुमा फिरा के पूछा, इसलिए सब लोग फंस गए, इनको क्वेश्चन ही समझ भी नहीं आया। ये होता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया, आपने कभी उसको पढ़ा भी नहीं होगा, तो आंसर तो सेम ही था, एक्सप्रेशन भी सेम था, मगर लोग काफी स्टूडेंट यहाँ फंस गए। 1/2 Li², यही एक्सप्रेशन था, उन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की जगह इंडक्टर का नाम लिया बस। उसके बाद यह अभी हमें पूरे 6 के 6 मैं पकड़ता हूँ फिक्स, क्योंकि ये तो सिंपल N∅I आपने न्यूमेरिकल किए तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन याद रहना चाहिए था, बस इतना ही था। उसके बाद डिफाइन एमएमएफ रिलक्टेंस मैंने बताया था दोस्तों, डेफिनेशन खोलो पिछले वीडियो में, एमएमएफ एंड रिलक्टेंस एक ही साथ बताया था। 4-5 डेफिनेशन लिख के दिए थे, उसमें से 1-2 आएंगे, 3 आएंगे, ऐसा बताया था। ये 2 मार्क्स मैं यहाँ कंसीडर करता हूं, मैंने बताया था श्योर। और उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल बताया था मैंने, रिलक्टेंस निकालो आयरन रिंग का, रिलक्टेंस निकालो एयर गैप का, ये दोनों रिलक्टेंस ऐसे आने चाहिए। और उसके बाद फ्लक्स निकालो, फ्लक्स ये आना चाहिए 6.17 × 10⁻³ वेबर। आप वेरीफाई कर सकते हैं घर में, आपका पासिंग 50 के ऊपर जा रहा है, पास हो रहे हैं, कुछ भी इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बीट है, यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, परमेबिलिटी, एरिया एंड लेंथ, इस टर्म में इसको लिखना था। फॉर्मूला पूछा था, सिंपल पूछा था, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस M से दिखाया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस L होता है। सो ये हो गया मेरा सिंपल 2 मार्क्स, या जस्ट फॉर्मूला भी अटेम्प्ट करते 2 मार्क्स आपके हो गए। उसके बाद छोटा सा न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल काफी आसान था, नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, लेंथ निकाल सकते हम मैग्नेटिक सर्किट का, एरिया निकाल सकते थे आसानी से। उसके बाद S = L/μA, परमेबिलिटी इनटू एरिया, रिलक्टेंस निकल सकता था, L1 निकल सकता था, सेल्फ इंडक्टेंस निकल सकता था N1²/S। इस हिसाब से ये आंसर आएंगे L1 L2। एंड फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सिंपल N1 N2 अपॉन रिलक्टेंस। सो ये भी आसान न्यूमेरिकल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। मैंने बताया था रिलक्टेंस के ऊपर, रिलक्टेंस निकालने का न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स, एमएमएफ, ये सारी चीजें आने का बताया था मैंने, तो ये भी हो गया। उसके बाद यूनिट 3 AC फंडामेंटल, करंट वेवफॉर्म। यस, करंट वेवफॉर्म का डायग्राम निकालना है। करंट वेवफॉर्म यानी बस इतना ही इसका वेवफॉर्म का डायग्राम, और इसको स्क्वायर करना था। ये हो गया जनरल I = Im sin ω/t। इसका स्क्वायर करने के बाद I² = Im² sin² ω/t। ये इसका डायग्राम को 2 मार्क्स मिलेंगे। डेरिवेशन IRMS = Im/√2, ये आपको वेरीफाई करना था। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, VRMS IRMS कुछ भी, सिर्फ आपको V से I को रिप्लेस करना है, I से V को रिप्लेस करना है, तो ये मैंने बताया था। ये हो गए मेरे 6 मार्क्स। यहाँ भी फिक्स। प्योर कैपेसिटर, यस मैंने प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों ही बताए थे, रजिस्टर को छोड़ने को बोला था। रजिस्टर कहीं भी नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था उसका लेवल नहीं है आपको पूछने लायक, मैं बताया था। सो कैपेसिटर का आया पावर निकालने के। सो इंस्टेंटेनियस पावर कैपेसिटर के लिए होता है, ये है Vm/2 sin ω/t, ये इंस्टेंटेनियस पावर होता है। एवरेज पावर हमेशा 0, बिकॉज यू नो व्हेन यू कंसीडर कंप्लीट वन साइकिल, दिस एरिया इज पॉजिटिव, दिस एरिया इज नेगेटिव, बोथ एरियाज आर सेम। इफ यू गोइंग टू कंसीडर एवरेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल 0 to 2π, द आंसर विल कम 0। सो इट्स एवरेज पावर = 0। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, ये भी और में है, मगर 6 मार्क का है, तो दोनों के दोनों आपको मिल रहे लिखने में। फॉर्म फैक्टर डिफाइन करना था, RMS अपॉन एवरेज, पिक फैक्टर पिक अपॉन RMS, ये भी आप आसानी से याद कर सकते थे, एडिशनल क्वेश्चन। ड्रॉ I = 14.14 sin 100πt, ये भी काफी सिंपल न्यूमेरिकल था।
ज्यादा टाइम दिया था आपको, ये इक्वेशन एक बार बना लेते आप, ये टी की जगह टाइम रिप्लेस करना है 15 मिली सेकंड, 15 इंटू 10⁻³ इस इक्वेशन में डालना था, आपका आई का इक्वेशन बनता t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड के लिए आई का वैल्यू बनता 13.44। साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा है दोस्तों, या t का वैल्यू डाल दो, ये पूरा टर्म डाल दो, डायरेक्ट ये आंसर आने वाले थे, इसलिए क्वेश्चन भी काफी सिंपल था। सो ये क्वेश्चंस काफी कुछ इतना लेवल नहीं, इसका डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल ये इक्वेशन जब बनाएंगे तो सिर्फ t का वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, 15 मिली सेकंड 4 मिली सेकंड आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट का, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट -14.14 एम्पियर, दिस इज आल्सो इंस्टेंटेनियस करंट बट व्हेन ड्यूरेशन t इक्वल टू 4 मिली सेकंड। सो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आसान था, और ये तो हद हो गई, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर आंसर बताता है। ये दो इंपीडेंस दिए, इसका मल्टीप्लिकेशन दिया है, इंपीडेंस का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, दोनों इंपीडेंस इसमें पोलर फॉर्म में होंगे, आसानी से इंपीडेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके बाद आंसर रेक्टेंगुलर में लिखने को बोले थे, तो 50 + j0 ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट आने वाला था। सो इस क्वेश्चन में भी आपके सारे के सारे मार्क्स आएंगे। उसके बाद और इसमें एक क्वेश्चन है, फेजर डायग्राम फॉर प्योरली एल एंड सी। यस, फेजर डायग्राम प्योरली एल सर्किट, फेजर बना के दिखाता हूं, करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड वी एंड करंट, दिस इज π/2। प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग चाहिए, पीछे चाहिए वोल्टेज से, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट आगे चाहिए वोल्टेज से। सो दिस इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट एंड दिस इज वोल्टेज एंड दिस एंगल शुड बी π/2। सो ये हो गया फेजर डायग्राम, 1 मार्क ईच, 1 मार्क, दिस इज ऑल्सो 1 मार्क। सो मैंने बताया था ये भी प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर, 2 मार्क्स आपको यहाँ भी फेजर डायग्राम से इतना π/2 का डिफरेंस देके बनाना था। फॉर इंडक्टर करंट लैग बिहाइंड, फॉर कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज। सो ये आपका ये बिट भी हो गया, ये भी हो गया फेजर डायग्राम। उसके बाद ये तो कैलकुलेटर डायरेक्ट दे रहा है, अभी इसका Z2 - 3Z1। यस दोस्तों, ये 3 इसको मल्टीप्लाई रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं होगा, इसको पोलर में करना था कन्वर्ट, इसको भी पोलर में कन्वर्ट करना था। उसके बाद ये सॉल्यूशन, ये सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज रेक्टेंगुलर फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूज पोलर फॉर्म। ये हमेशा याद रखो, पोलर फॉर्म चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, पोलर फॉर्म चाहिए। अभी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टर्म्स, इसलिए पोलर फॉर्म चाहिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टर्म। उसके बाद ये होने के बाद आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है, वंस अगेन यूज रेक्टेंगुलर फॉर्म, इससे आपको ये आंसर आने चाहिए थे। काफी आसान था। कुछ कैलकुलेटर तो ऐसे दोस्तों, मेरा जो कैलकुलेटर था डायरेक्ट आंसर ये डालने के बाद डायरेक्ट ये 50 + j0 दिखाता है। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाला, ये Z2 का वैल्यू या इंपीडेंस डाला, -3 इन ब्रैकेट इंपीडेंस का वैल्यू डाला, Z1 का, डायरेक्ट आंसर मुझे मिल रहा है, पोलर में मिल रहा है, रेक्टेंगुलर में ऐसा आंसर मिल रहा है, दोनों इसमें। तो ये काफी आसान था, ऐसा इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। बच्चों ने गलती, स्टूडेंट ने गलती की, या गलती की, मुझे सब मैं जानता हूँ। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ स्टूडेंट ने मल्टीप्लिकेशन किया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होता नहीं, पोलर फॉर्म चाहिए। तो जिन्होंने गलती की वो अभी समझ जाइए। एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, FR का आने का चांस है, आया? ये नहीं बताया था, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। XL, XC, Z, cos phi, IR ये नहीं बताया था, ये बताया था, उसमें से आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स के लिए कर सकते थे। मगर ये क्वेश्चंस देख लो, ड्रॉ डायग्राम फॉर RL लोड 3 फेज स्टार कनेक्शन। यस, ये मैंने बताया था, स्टार और डेल्टा 3 फेज स्टार कनेक्शन, कनेक्टेड लोड, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड, ये मैंने बताया था, दोनों में से कुछ आएगा। इतना ही डिराइव करना था। IL स्टार कनेक्टेड लोड यानी IL = I फेज, VL = √3 टाइम्स V फेज। फेजर डायग्राम मैंने बोला था 2 मार्क के लिए फेजर डायग्राम आएगा, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, बचे हुए मार्क्स इसमें आएंगे आराम से, इसमें बचे हुए मार्क्स आएंगे 2 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस हो गया मेरा 6 मार्क्स का, मैंने बताया था, मेरा पिछला वीडियो चेक कर लो। RL लोड आप इंपेडेंस और RL लोड यानी सेम ही हो गया। रजिस्टर इंडक्टर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, वही इंपेडेंस होता है। जस्ट आपको घुमा फिरा के पूछा और सब लोग डर गए, क्वेश्चन वही था, स्टार कनेक्शन, इतना ही ध्यान रखना था, स्टार कनेक्शन 3 फेज RL लोड बोला है, यानी फेज में लोड के फेजेस में R और L आपको दिखाना था। ये डायग्राम वही सेम टू सेम बनाना था, और आप Z फेज भी लिखते तो भी पता चलता, सेम ही रहता है, क्योंकि Z फेज यानी वही रजिस्टर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये क्वेश्चन भी 6 मार्क का हो गया। ये काफी लोगों ने, स्टूडेंट ने ये छोड़ा है, क्योंकि डर गए, वो RL लोड स्टार कनेक्टेड
ऐसा तो बुक में कभी देखा ही नहीं दोस्तों। फेज जेड फेज जो था उसको आर और एल से दिखाना था, बस इतना ही डिफरेंस था। ड्रॉ पावर ट्रायंगल फॉर सिंगल फेज आरएल सर्किट। यस, पावर ट्रायंगल ये तो मैंने बताया था, ये एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, एपरेंट पावर होता है, और इसका वैल्यू भी डालना था। वी आई सिंगल फेज है इसलिए वी आई कॉस फाई, दिस इज वी आई साइन फाई, दिस इज ओनली वी आई। ये था पावर ट्रायंगल, ये तो पावर फैक्टर एंगल। सो ये भी सिंपल था, मैंने बताया था। राइट इक्वेशन फॉर पी क्यू। यस यस, मैंने इक्वेशन भी लिखे, इसको 2 मार्क्स हो गए आपके। उसके बाद इसका ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर ये भी निकालना था। अभी यहाँ आपको इंपेडेंस दिया था, कुछ वोल्टेज दिया था, करंट और कॉस फाई, इतना ही निकालना था, हर जगह अप्लाई करना था। आपके तीनों के तीनों आंसर आसानी से मिल जाते। मैंने बताया था ये प्रॉब्लम आरएल आरसी दोनों के न्यूमेरिकल बताए थे मैंने। ये सेम सिचुएशन हो गया। आरएल सर्किट का ट्रायंगल विचारा, पूछा हमें आरएल सर्किट का पावर ट्रायंगल पूछा, उसके ऊपर आरएल सर्किट का ही न्यूमेरिकल दिया और पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर निकालने को बोला। सो ये प्रॉब्लम मैंने बताया था। ये 8 मार्क के लिए हो गया, क्योंकि 2 मार्क्स ट्रायंगल के लिए, बाकी 6 मार्क्स ये न्यूमेरिकल के लिए। एक्सप्लेन सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम 3 फेज सप्लाई विद डायग्राम। यस, 3 फेज सिस्टम निकालना था, उसको उससे एक फेज और एक न्यूट्रल लेना था, सिंगल फेज सिस्टम बन जाता आपका। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये कई बुक में कोई बताएगा नहीं आपका ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन। ये आपको दिमाग लगाना था ये क्वेश्चन के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, ये कोई नहीं बता पाएगा। ओके, 3 फेज सिस्टम से सिंगल फेज कैसे बनेगा। यस, 3 फेज सप्लाई देखा है हमने, उससे एक कंडक्टर निकालो, लाइन कंडक्टर निकालो और एक न्यूट्रल कंडक्टर निकालो, सिंगल फेज सप्लाई में 3 फेज सप्लाई का कन्वर्जन हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। स्टार कनेक्शन, यस ये न्यूमेरिकल, इसके ऊपर मैंने बताया था न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल छोड़ने को नहीं बोला था मैंने बार बार बोला था ये न्यूमेरिकल सबसे सिंपल होता है, उसमें गलती होने के चांसेस काफी कम है। सो स्टार कनेक्शन के लिए आपको वी फेज, आईएल एंड एक्टिव पावर निकालने को पूछा था। देखो ये सिंपल है। डेल्टा कनेक्शन, अभी कनेक्शन चेंज कर लिया डेल्टा में, सो रिलेशनशिप आपको सिर्फ बदलने थे। स्टार के लिए होता क्या है दोस्तों, आईएल इक्वल टू आई फेज एंड वीएल इज इक्वल टू √3 टाइम्स वी फेज। ये रिलेशनशिप स्टार के लिए हो गया। डेल्टा के लिए रिलेशनशिप उल्टा होता है। डेल्टा के लिए वीएल इज इक्वल टू वी फेज एंड आईएल इज इक्वल टू √3 टाइम्स आई फेज। इतना ही ध्यान रखना था आपको, इतने ही चेंजेस करने थे। और ये फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड पावर आप आसानी से निकाल सकते थे। पावर 3 फेज में क्या आता है, पावर P इक्वल टू √3 VL IL cos ऑफ फाई। ये पावर का इस्तेमाल करना था, √3 मल्टीप्लाई करना था VL IL को, पावर फैक्टर को। और एक न्यूमेरिकल भी काफी सिंपल था, ये इसमें भी मैं कंसिडर करता हूँ पूरे 6 और 8 मार्क। ये भी आसान था, डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। फाइनली 5वां चैप्टर मैंने यहाँ बताया था, क्या बताया था सुन लो पहले। मैंने बताया था मोटर के ऊपर 6 मार्क्स की, इसकी 6 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ऐसे सेम टू सेम हुआ। 6 मार्क्स मैंने बताए थे, ये टॉपिक 6 मार्क्स के ऊपर गया नहीं कहीं भी। और ट्रांसफार्मर 8 मार्क्स के ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चंस हमें दिखाई दिए। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। मैंने इंडक्शन मोटर का नाम लिया था इस वीडियो में, उसके बारे में एप्लीकेशन, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ पढ़ के जाने को बोला था मैंने। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, दोनों के दोनों इजी है। ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ डीसी मोटर, स्टेट नेम्स ऑफ ईच पार्ट, स्टेटर, रोटर, व्हाटएवर, कम्यूटेटर, जो कुछ है आपको लिखना है। स्टेट द फंक्शन ऑफ मेन 3 पार्ट्स, रोटर का फंक्शन लिखो, स्टेटर का फंक्शन लिखो, चलेगा। उसमें 2-2 मार्क्स आपको, 6 मार्क्स का आसान क्वेश्चन था। आप ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, या डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं थी, कोई भी आसानी से लिख सकता था। और मैंने बताया था 6 मार्क्स के ऊपर ये नहीं जाएगा, गया भी नहीं, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और ये मेरा टारगेट था। देखो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बताया था, ये गिवन क्वेश्चन मेरा, उसमें न्यूमेरिकल N1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी सेकंड वाइंडिंग टर्न्स दिए जाएंगे आपको फ्लक्स निकालने के लिए, मैंने न्यूमेरिकल बताया था। फुल लोड करंट के लिए मैंने बताया था, फुल लोड करंट निकालो, कीवी रेटिंग का इस्तेमाल करके फुल लोड करंट निकालो। दूसरा न्यूमेरिकल आया वंस अगेन ट्रांसफार्मर के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया था इसलिए न्यूमेरिकल मोटर के ऊपर कुछ भी नहीं आया, पूरे दोनों के दोनों न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर के ऊपर आए। ये क्वेश्चन हो गया 8 और 16 मार्क के लिए ट्रांसफार्मर को पूछा गया, बिकॉज मैंने बताया था इंपॉर्टेंट डिवाइस है। कॉपर लॉस, ये प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस, सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस, ये आपको सीबी इक्वेशन लिखना था। आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस, दिस इज इक्वल टू हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, इक्वेशन लिखना था। ये 2 मार्क के लिए था, आसान सिंपल। लॉसेस आपने पढ़े, मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है, लॉसेस, डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, वह आपका इक्वेशन आए, कॉपर लॉस, आयरन लॉस। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था 2 मार्क का। हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर इफिशिएंसी निकालना था, लोड हाफ 50%, उसका इक्वेशन इस्तेमाल करके आपको इफिशिएंसी निकालना था, ये आना चाहिए। फुल लोड
फुल लोड इफिशिएंसी व्हेन पावर फैक्टर 0.8 एंड लैगिंग इफिशिएंसी निकालना था 96.97%। ये भी न्यूमेरिकल आसान था। तो दोस्तों मैंने बताए थे कम से कम 4 थ्योरी 4 न्यूमेरिकल, ये बैठने के लायक क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर भी क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट, पॉलीफेज के ऊपर भी बताया था, आरएल सर्किट आरसी सर्किट सब कुछ आया मेरे ख्याल से। तो ये था सिंपल कैलकुलेशन ये सब्जेक्ट पासिंग के लिए। इसमें सिर्फ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए, मगर पैटर्न सेम मैंने जैसे बताया था वैसे को वैसे हुआ, वैसे को वैसे सेम टू सेम हुआ। अगर अभी इस सब्जेक्ट का पैटर्न सबको समझ में आया होगा, 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल ये पकड़ के चलो, यानी 35 मार्क्स थ्योरी 35 मार्क्स न्यूमेरिकल। इसलिए मैंने बताया था इसलिए एक वीडियो में, क्योंकि आप थ्योरी करके जाएंगे थ्योरी करके जाएंगे पासिंग नहीं होगी, क्योंकि कोई नहीं है 40 मार्क का लिखा और आप 20 देगा, ऐसे मार्क्स डिडक्शन होते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल का सपोर्ट चाहिए था। न्यूमेरिकल पूरे करके गए, 40 में से 40 मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। इसलिए कॉम्बिनेशन करके मैंने बराबर 50 मार्क का टारगेट आपको अचीव करने को बोला था, 50 प्लस जाने के, और कम टाइम में, और मिनिमम कम से कम क्वेश्चन मैंने दिए थे। चलो हो गया मेरा वेरिफिकेशन, मैंने जो बात की थी मैंने आपके पास सोल्यूशन भी रख दिया। अब आपका पासिंग के बारे में सोचो, आप किस लेवल में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।